नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। इंदौर से बड़ी और गंभीर खबर। भगीरथपुरा इलाके में गंदा और दूषित पानी सप्लाई के मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर ने इसे प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि आपराधिक कृत्य बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रेस वार्ता में उमंग सिंगर ने कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भगीरथपुरा जैसी स्थिति पूरे इंदौर में फैल सकती है। इन्होंने आरोप लगाया है कि अवैध जल कनेक्शन देने के नाम पर 7,000 से 20,000 रुपये तक की वसूली गई और बदले में लोगों को पीने के लिए गंदा, बदबूदार और जानलेवा पानी दिया गया। उमंग सिंगर ने सवाल उठाया कि जब जनता के स्वास्थ्य से खुला खिलवाड़ हुआ तब भी जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर अब तक एफआईआर क्यों नहीं की गई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार 2047 के सपने दिखा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि अपने नागरिकों को साफ पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जो प्रशासन शासन की बड़ी विफलता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार चुप है। उमंग सिंगर ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब मामला सीधे जिम्मेदारी से जुड़ा है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उमंग सिंगर ने 2 लाख रुपए के मुआवजे को नाकाफी बताते हुए प्रभावित परिवारों को कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने ऐलान किया कि गंदे पानी एफआईआर न होने और दोषियों को बचाने के खिलाफ कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश के आंदोलन करेगी। आज हम भागीरथपुरा के गंदे पानी की सच्चाई आपके सामने रख रहे हैं, जो सिर्फ लापरवाही का नतीजा नहीं है बल्कि सरकारी असंवेदनशीलता का सबूत है। भागीरथपुरा के वार्ड नंबर 11 में लोगों को सालों से दूषित पानी मिल रहा था। उसी की वजह से बच्चे, बूढ़े सब बीमार हुए और 20 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। 25 नवंबर 2022 को मेयर एंड काउंसिल ने नई पेयजल पाइपलाइन बिछाने का फैसला लिया। संकल्प क्रमांक 106 टेंडर जारी करने के निर्णय लिए गए। 30 जनवरी 2023 को यह फाइल कार्रवाई के लिए विभागों को भेजी गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। टेंडर निकालने में 2.5 साल से ज्यादा लग गए। आखिरकार 30 जुलाई 2025 को टेंडर जारी हुआ, जिसकी टेंडर आईडी 2025 UAD 44271118 थी। राशि थी 2.4 करोड़ रुपए। 6 कंपनियों ने आवेदन किया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। टेंडर के बाद भी लगभग 5 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। न काम शुरू हुआ, न जवाबदेही तय हुई। हमारा सवाल सीधा है, क्या काम इसलिए रुका क्योंकि कमीशन तय नहीं हुआ था? अगर समय पर कार्रवाई होती तो ये हादसा टल सकता था। इंदौर के अंदर जिस प्रकार से भागीरथपुरा में घटना घटी, कई परिवार प्रभावित हुए। सरकार ने हमको जाने से रोका। वहां पर क्यों रोकना चाहती? क्या हम पीड़ित परिवारों से नहीं मिल सकते? क्या उनके न्याय की बात नहीं कर सकते? एक लोकतांत्रिक संविधान में व्यवस्था है कि विपक्ष हमेशा सरकार जहां नाकाम रही है उस बात को उजागर करना जनता के हित में। हमारी आवाज नहीं है, इंदौर की जनता की आवाज के लिए हम गए थे। टेंडर हुआ 2022 से, जब टेंडर नगर निगम में पास हो गया, समय लग गया उसको 2.5 साल के बाद मंजूर होने में, और फिर 5 महीने उस काम को किसको देना है, ये इसमें समय लग गया। 2.5 साल का समय क्यों लगा? क्या कमीशनबाजी चलती रही इंदौर में इस टेंडर को लेके? क्या इनको ये चिंता नहीं थी अधिकारियों को कि वहां के लोग मल मिला हुआ पानी पी रहे हैं? ये 2.5 साल से स्थिति चल रही थी। इसी प्रकार मैंने इंदौर को समझा कि भागीरथपुरा से की अन्य क्षेत्र में घटना तो नहीं है। कई क्षेत्रों में गया, चाहे मैं खजराना गया,
चाहे भूरी टेकरी गया, चाहे बर्फानी धाम गया, कृष्णबाग कॉलोनी गया, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में गया जहां पर पानी का पीएच आप कलर ही आप देख रहे हो क्या स्थिति है। बर्फानी धाम का पानी है 2 नंबर, जहां कैलाश विजयवर्गीय जी जहां से चुनाव लड़ते थे। इसका पीएच 8 से 9 पीएच है, जो सबके सामने कल लिया, कल मैंने वीडियोस भी बनाए। मतलब अगर पीएच ज्यादा होगा, ज्यादा अल्कलाइन होगा तो किडनी की बीमारियां होना तय है, उल्टी दस्त होना तय है। कई हमको परिवार मिले, कई लोगों ने शिकायत करी कि हमारे यहाँ पानी दूषित पानी आ रहा, लेकिन भागीरथपुरा को छोड़ के पूरे इंदौर पर कहीं अधिकारियों की नजर नहीं है। गंदगी हो रही पूरे इंदौर के अंदर। मैं समझता हूं कि ये संवैधानिक अधिकार है हर व्यक्ति का, क्योंकि उसको पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले। आप हजारों रुपए टैक्स ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? मैं तो समझता हूं इंदौर की जनता को टैक्स बंद करना चाहिए देना। जब तक आपको स्वच्छ पानी नहीं मिले, जब तक इस नगर निगम को आप टैक्स मत दो। मैं तो ये कहना चाहता हूं साथियों, जिस प्रकार से लोग परेशान हैं, ये एक सिस्टम का फेल्यूर है। और अधिकारियों में सरकार से कहना चाहता हूं, पुलिस से कहना चाहता हूं कि जो गैर इरादतन हत्या का प्रयास है, चाहे कमिश्नर हो, चाहे वहां के संबंधित अधिकारी हो, चाहे महापौर हो, उस पर तत्काल केस दर्ज होना चाहिए। और 2 लाख से काम नहीं चलेगा। जो परिवार कोई हमाली करता था, कोई ऑटो रिक्शा चलाता था, ऐसे परिवार के जो जवाब थे, मुखिया थे, वो आज नहीं रहे उनके साथ। उनका घर परिवार कैसे चलेगा? सरकार क्या 2 लाख रुपए दे के क्या उनकी जिंदगी को संवारना चाहती है? मैं समझता हूं कि सर हमारी कांग्रेस पार्टी ने मांग करी 1 करोड़ रुपए उनको मुआवजा मिलना चाहिए। या फिर इंदौर नगर निगम में कई नेताओं के पट्टे लगे हुए वहां पे नौकरी कर रहे कॉन्टीजेंसी में, कि हर परिवार का भागीरथपुरा का आदमी नौकरी नहीं कर सकता वहां पे, उनको न्याय की बात हो। मैं समझता हूं कि वाटर ऑडिट की आवश्यकता है। मैंने आज इंदौर में अपील करी है, शुरुआत करी है कि चाहे भोपाल हो, भोपाल के अंदर भी कई जगह सैंपल फेल पाए गए। तमाम ऐसे शहर है इसके अंदर वाटर ऑडिट होना चाहिए। मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आपके मोहल्ले का, कॉलोनी का, बिल्डिंग का खुद वाटर ऑडिट करें। एक पीएच की स्ट्रिप से आपको मालूम पड़ जाएगा पानी आपका कितना दूषित है। यही प्रमाण के रूप में मैं कई मोहल्लों के पानी लेके आया हूं। नर्मदा तक में स्थिति है, माँ नर्मदा को पूछते हम लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नर्मदा को भी दूषित कर दिया है। ये देखो किस प्रकार से पानी वहां का आ रहा है। क्या वहां के फिल्टर प्लांट क्यों बंद पड़े? क्यों वहां क्या फिल्टर प्लांट में के जो फिल्टर होता है वो क्यों नहीं हो पा रहा? लगता है करप्शन की भेंट चढ़ रहा है। इसके पीछे जवाबदार कौन है? इसकी एक इंक्वायरी होना चाहिए हाई लेवल की। एक और रिपोर्ट आई है वहाँ पर बोरिंग के पानी में भी दोनों जगह रिपोर्ट। अब इंदौर की कलेक्टर की नौकरी अगर संघ कार्यालय लगा रहा तो वो संघ कार्यालय जाएंगे। इंदौर की जनता से थोड़ी मतलब, इंदौर की जनता ने कलेक्टर थोड़ी बनाया, इस कारण वो वहाँ जा रहे हैं। लेकिन मैं कलेक्टर को कहना चाहता हूँ, प्रशासनिक अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि आपकी जवाबदारी जनता के प्रति है, किसी पार्टी के प्रति नहीं है। सर एक सवाल है, 3 बच्चों को लेकर के बयानबाजी लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से हो रही है। अब रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं 3 बच्चे होने चाहिए और तभी आप 10-12 बच्चों वालों से मुकाबला करेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि रामेश्वर शर्मा जी को प्रदेश के अंदर पानी के शुद्ध मिल रहा है कि इसकी बात करना चाहिए। रामेश्वर शर्मा जी को या इनके नेताओं को, इनके मुख्यमंत्री को सड़क सही है कि नहीं, किसान को 24 घंटे बिजली कैसे मिले, आम व्यक्ति को कैसे सुविधाएं मिले, इसकी बात करना चाहिए। मंदिर में बैठ के आम व्यक्ति के अधिकारों की क्या बात करते हो? अगर अधिकार दिलाना है तो शुद्ध जल दिलाओ उनको। भैया पानी की बोतल उठा रहे हैं एक साथ जो मिला है बैक्टीरिया जो मलबूत वाला बैक्टीरिया यहाँ भी मिला, भोपाल में भी और इंदौर में अंडरग्राउंड वाटर। जी, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो बोरिंग के पानी के अंदर भी जो बैक्टीरिया पाए गए, मल के या कोलीफॉर्म जो है बैक्टीरिया इकोला, तो वो बैक्टीरिया बोरिंग के अंदर, ये भागीरथपुरे के जो सैंपल लिए गए उन बोरिंग के अंदर भी पानी चला गया।
वहाँ भी ये पाए गए, उसकी भी मैं आप चाहूँगा मैं आपको कॉपी दे दूंगा। लेकिन इसका मतलब स्पष्ट है कि जो कॉलोनी मोहल्लों का पानी जो छोड़ा जा रहा है वो सीधे सीधे तमाम बोरिंग के अंदर जा रहा है। हर शहर के अंदर ये स्थिति, इंदौर में विशेष रूप से भयावह स्थिति हो गई है। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर तत्काल ऑडिट कराना चाहिए और ऐसे बोरिंग का पानी ना मिले, शुद्ध जल मिले। ये मांग करे इंदौर की जनता, प्रदेश की जनता कि हमें शुद्ध जल मिले। देखिए इंदौर कलेक्टर दूषण पर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत नसबंदी कराने के बावजूद 64 महिलाएं दोबारा गर्भवती हो गई। मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि नियमों की अनदेखी के चलते 5 महिलाओं के दावे निरस्त कर दिए गए हैं। नियमों के मुताबिक नसबंदी के बाद गर्भधारण की जानकारी 90 दिनों के भीतर विभाग को देना अनिवार्य है। समय सीमा का पालन न होने के कारण कुछ मामले के मुआवजा नहीं मिल पाया। वही जिले के 6 ब्लॉकों से 5 दावों को नियमों के उल्लंघन के चलते खारिज कर दिया गया है। खारिज किए गए मामलों में लोधा और छर्रा ब्लॉक के 2 केस, जबकि आकड़ाबाद, झवा, टपल और गोंडा से 1 मामले शामिल है। आंकड़ों के अनुसार 2024 से 6240 महिला पुरुषों ने नसबंदी कराई थी, जबकि 2025 में 3042 लोगों ने यहां प्रक्रिया अपनाई। इनमें से करीब 99% नसबंदी महिलाएं द्वारा कराई गई। क्या समस्या आई है आपको? नसबंदी कराई हमने जी, तो ये नसबंदी आपके द्वारा कितने तारीख को कराई गई थी? 20 जनवरी को। 20 जनवरी को। कौन से अस्पताल में? ठहरा। अब क्या हुआ है? अब हम बच्चा हो गया। तो आपने इसकी शिकायत की है, तो फिर क्या वहाँ से शिकायत करी तो कोई सुनवाई ना भई हमारी। कोई सुनवाई नहीं हुई है? नौकर दी गए, जाओ अपने घर। तो आपने आशा से बोला है या सहायिका से बोला है, तो वो क्या कह रही है? हाँ। उनने भी कह दी कि अल्लाह मत मचाओ। अब हो गया सो हो गया। अच्छा, ये लापरवाही है तो उसको लेकर क्या कहोगी? बच्चों सुविधा मिलनी चाहिए हमें। तो किसकी ये लापरवाही है? ये आशा की सबसे ज्यादा। अच्छा, तो कार्रवाई चाह रही हैं? और क्या। क्या नाम है आपका? रमा देवी। गांव कौन सा है? नादर खेड़ा। और जो अस्पताल कौन सा था? लहरा। नेहरा। कार्रवाई चाह रही हैं? और क्या। सुमन देवी। अच्छा, आप इनके साथ गई थी तो क्या समस्या हुई है इनको? इनका ऑपरेशन फेल हो गया। तो ये क्या लापरवाही है? क्या ये लापरवाही है? किसकी लापरवाही है? आशा की। तो अब क्या बोल रही है वो? क्या बोल रही है? वो तो मना कर रही है। किस क्या कहती हैं? वो ये बोल रही है कि अब कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो आप साथ गई थी इनके? हाँ, साथ गई थी मैं इनके। तो कितनी तारीख थी लगभग? 20 जनवरी को। 20 जनवरी को। तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्या होना होनी चाहिए? चाहिए। क्या नाम है आपका? पूरन सिंह। क्या घटना हुई है यहाँ पर? क्या? यहाँ पे सर हमने एक नसबंदी कराई थी जी नेहरा जी। वो नसबंदी फेल हो गई सर। तो कितने तारीख को नसबंदी आपके द्वारा कराई गई थी? ये सर हमने 20 जनवरी को कराई थी और ये हम पूरे परहेज से रहे थे जी। और फिर परहेज के बाद ही मतलब नसबंदी का टाइम पूरा होने के बाद ही ये बच्चा प्रेगनेंसी रह गई है। तो उच्च अधिकारियों से आपने शिकायत की है, तो क्या वहाँ से आश्वासन मिला? क्या कह रहे हैं अधिकारी? वो हमसे तो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो यूँ कह रहे हैं कि हमने तुम्हारे कागज लगा दिए हैं और ये आशा है ये बिल्कुल हमारी सुन रही नहीं है। क्या नाम है आशा का? आशा का नाम है हुरन और उनकी वो है घरवाली नगीना। क्या बोलती हैं वो? वो यूँ कहती हैं कि हमने तो जो भी हमारा काम था हमने कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अच्छा, सीएमओ साहब के यहाँ आप मिले थे तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला है? वहाँ से हम मिले थे, खाली वो फाइल वहाँ जमा कर दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं, हम बच्चा नहीं चाहते थे, फिर भी हमारे को ये बच्चा नसबंदी कराने के बाद फिर भी हमें ये बच्चा मिला। तो ये लापरवाही है? ये लापरवाही है सर उनकी। कौन सा अस्पताल की लापरवाही है? ये है नेहरा। किस प्रकार की कार्रवाई चाहोगे? जो भी सरकार हमें दे दे में जो भी सुविधा। क्या नाम है आपका? जी पूरन सिंह।
कहाँ के रहने वाले हैं? जी मांगेघरा, वो ब्लॉक। ब्लॉक लूधा। सर एक मामला प्रकाश में आया है कि नसबंदी के बावजूद भी करीब 64 महिलाओं की रिपोर्ट ऐसी आई कि वो गर्भवती थी। क्या है पूरा मामला और क्या है नियम? देखिए, यहाँ मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब भी हम कोई पुरुष या महिला नसबंदी करते हैं तो उससे पहले एक कंसेंट फॉर्म हम लोग भरवाते हैं, जिसमें उन्हें सभी चीज़ें अच्छे से समझा दी जाती हैं कि यदि इसके पश्चात भी आपको ऐसा लगता है कि गर्भधारण की संभावना है तो तुरंत आप उसकी जांच कराएं, और यदि गर्भधारण होने की पुष्टि होती है तो यदि आप चाहें तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्यथा जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके तदुपरांत फिर हम उसकी पुनः दूसरे माध्यमों से नसबंदी की प्रक्रिया व्यवहार में लेते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं जनपद अलीगढ़ की बात करूँ तो लगभग 4,500 से अधिक महिलाओं की हमने पिछले वित्तीय वर्ष में जो है वो महिला नसबंदी का कार्य किया है। और यदि आप सांख्यिकी आंकड़े देखें तो 1% से कम फेलियर रेट देखने को मिला है। और ये जो आपने अभी 64 केसेस बताए हैं तो ये ऐसा नहीं है कि पिछले वित्तीय वर्षों के हैं, ये विगत वर्षों के भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसी लाभार्थी को इस सेवा का लाभ लेने के उपरांत ऐसा लगता है कि उसके द्वारा पुनः गर्भधारण की संभावना है तो वो तुरंत नज़दीकी अस्पताल में उसकी जांच कराए। पुष्टि होने पर वो नियमानुसार निर्णय ले सकती है, वो चाहे तो उस बच्चे को जन्म भी दे सकती है। यहाँ इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है इंडैमिटी स्कीम, जिसमें यदि कोई महिला गर्भधारण के मतलब महिला नसबंदी के पश्चात भी गर्भधारण कर लेती है और उसकी सूचना वो 90 दिन के अंदर अंदर दे देती है, तो ऐसे बच्चे के जन्म लेने के बाद जो है सरकार उसको 60,000 रुपये की नगद धनराशि जो है वो प्रदान करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका एक प्रोसीजर है उसमें प्रोसीजर फेलियर है लगभग 0.8%, 0.3%। फिर जैसे जैसे मान लीजिएगा अगर लाभार्थी की उम्र 35 वर्ष से कम है तो इसकी संभावना थोड़ा ज़्यादा रहेगी, लाभार्थी की उम्र यदि अधिक है तो इसकी संभावना कम रहेगी। तो जब भी हम शिविरों का आयोजन करते हैं तो लाभार्थियों को इसके बारे में सभी जानकारी अच्छे से दे देते हैं। तो सर इसमें जो चिन्हित हुए हैं क्या कोई ऐसा भी है जो नियम के बाहर जा रहा है? हाँ, इसमें 5 केस ऐसे बताए हैं जो वहाँ से हमारे पास रिपोर्ट आई है, जो 90 दिन के बाद जिन्होंने अपना प्रत्यावेदन किया है। तो आपके माध्यम से मैं फिर अपने जन समुदाय से आग्रह करना चाहूँगा कि जिन्होंने भी इन सेवाओं का लाभ लिया है और लाभ लेने के उपरांत यदि उन्हें लगता है कि पुनः गर्भधारण की संभावना है तो पहले जांच कराएं, गर्भ की पुष्टि होने पर उसका निर्णय लें, मेडिकल टर्मिनेशन भी किया जा सकता है उनकी सहमति के बाद, और अन्यथा उस बच्चे को जन्म दे सकते हैं। और चूंकि हम लोग दूरबीन विधि से जो है वो इस प्रोसीजर को करते हैं तो इस तरह के लाभार्थियों में फिर दूरबीन विधि से ना करके मिनी लैब एक 2 टाँके का ऑपरेशन होता है, उसके द्वारा फिर इस सेवा का लाभ दिया जाता है। तो कोई भी महिला या पुरुष अगर नसबंदी कराते हैं तो क्या कह सकते हैं, कितने समय तक उन्हें रिलेशन से दूर रहना होता है या कर सकते हैं? देखिए, इसमें बेसिकली पुरुष नसबंदी में तो इस तरह का परहेज रहता है कि जब तक उसकी जांच ना हो जाए और उसके जो भी सिक्रीशंस हैं उनमें शुक्राणु ना होने की पुष्टि अगर ना हो तब तक उन्हें संभोग से वंचित रहने के लिए कहा जाता है। महिला नसबंदी में उनको अगला महीना आने तक थोड़ा सा मना किया जाता है, बाकी इस तरह का कोई वो नहीं है। हमारी आशाएं हमेशा उनके साथ संपर्क में बनी रहती हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सलाह या परामर्श की आवश्यकता होती है तो हमारी टीम उनको ये सभी सेवाएं देने का कार्य करती है। थैंक यू। अलीगढ़ से बड़ी खबर। अलीगढ़ पहुंचे हिंदूवादी नेता प्रवीण टोखड़िया ने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा है कि हर मंगलवार और शनिवार को सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाना चाहिए। प्रवीण टोखड़िया ने कहा कि हिंदुओं को संगठित होने की ज़रूरत है और इसके लिए देश भर में साप्ताहिक हनुमान चालीसा पाठ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि पहले चरण में 1 लाख हनुमान चालीसा पाठ कराए जा रहे हैं और आगे यहां संख्या और बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि आज ज़रूरत इस बात
की है कि हिंदू समाज एक दूसरे के लिए खड़ा हो। प्रवीण तोगड़िया ने दावा किया कि 114 करोड़ हिंदुओं को एक फ़ोन कॉल पर मदद मिलेगी, चाहे वह आगरा हो, काशी, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु या हरिद्वार। इस दौरान उन्होंने हिंदू हेल्पलाइन नंबर 026668033000 जारी करते हुए कहा कि इस नंबर पर कॉल करने पर देश के किसी भी कोने में ज़रूरतमंद को मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि हिंदू हेल्पलाइन की टीमें घर घर जाकर नंबर वितरित कर रही है और लोगों की सहायता कर रही है। इसके अलावा प्रवीण तोगड़िया ने बांग्लादेश की स्थिति को लेकर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां पत्रकारों और आम लोगों पर हमले हो रहे हैं और बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हरिगढ़ अलीगढ़ में आया हूं। मेरा पूरा उत्तर प्रदेश में दौरा चल रहा है। यह दौरा का एक ही उद्देश्य है, हरिगढ़ अलीगढ़ में हर कोने में, हर गांव में मंगल या शनिवार शाम को हर सप्ताह हिंदू इकट्ठा होकर साप्ताहिक हनुमान चालीसा करें। हनुमान जी का नाम घर में भी ले सकते हैं, सामूहिक क्यों, इससे हिंदू संगठन बन रहा है। हजारों हनुमान चालीसा हो गए हैं। हम प्रथम चरण में 1 लाख हनुमान चालीसा, बाद में लाखों में चले जाएंगे और दुनिया में किसी ने व्यवस्था नहीं की, ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। हम 114 करोड़ हिंदुओं को एक टेलीफोन कॉल पर भारत में कहीं भी मदद की व्यवस्था। फोन उठाओ, आपको आगरा में मदद मिलेगी, लखनऊ में, काशी में, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, हरिद्वार में। 114 करोड़ हिंदुओं के लिए मुफ्त में मदद की व्यवस्था। नाम है हिंदू हेल्पलाइन। नंबर पर फोन करो 020-6680-3300 020-6680-3300। दुनिया में किसी ने करोड़ों लोगों के लिए एक फोन पर मदद की व्यवस्था नहीं की है। हमारी चल रही है। हिंदू हेल्पलाइन घरों घरों में जाकर नंबर देकर सभी हिंदुओं की मदद की व्यवस्था करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि हिंदू हेल्पलाइन यह करोड़ों हिंदुओं का हेल्पलाइन सेंटर है। आपको पूछना तो पूछ। हिंदुओं को दिन दहाड़े मारे रहे, पत्रकार को मार दिया, बहन बेटियों को लटका कर सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं। यह बांग्लादेश की मुस्लिम स्त्रियों पर जब पाकिस्तान की मुस्लिम सेना बलात्कार कर रही थी, तब उनको बचाने के लिए भारत की सेना, हमारे बेटे जनरल अरोड़ा के नेतृत्व में गए थे। तब उनकी बीबियों की रक्षा हुई थी। आज वह नमक हराम उनको बचाने वालों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मैं तो भारत सरकार में बैठे हुए दोनों मेरे दोस्त भाई हैं, नरेंद्र भाई, अमित भाई, मेरे घर आते थे, खाते थे। मैं दोनों भाइयों को कहूंगा कि निकालो भारत की सेना। जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में जाकर उनके प्रेसिडेंट को उठाकर जेल में डाल दिया, यूनेस्को दाढ़ी पकड़कर ले आओ और तिहाड़ जेल में दबोच दो। उनके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमें चाहिए भारत और दुनिया भर में हिंदुओं की सुरक्षा, सुरक्षित बांग्लादेश का हिंदू। क्या लगता है, एक तरफ बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, दूसरी तरफ देश के अंदर घुसपैठियों को रेड़ने की बात करना ही चाहिए ना। अच्छा काम कर रही है, हमारे योगी जी भी अच्छा कर रहे हैं और हमारे अमित भाई ने भी अब बुलडोजर पराक्रम शुरू किया है। मैं तो कहूंगा कि बुलडोजर शांति का प्रतीक है। मोदी जी, योगी जी और अमित भाई, चलाओ बुलडोजर, लगे रहो, हिंदू आपके साथ लगे रहेगा। शाहरुख खान की कंपनी में जो बांग्लादेश क्रिकेटर्स को लेकर बवाल हुआ और उसके बाद बांग्लादेश की टीम है वो कह रही है कि भारत में नहीं आएंगे, तो हम उनको चाहिए भी क्या है, नमूनों को।
आप आएंगे तो हमारी धरती अब पवित्र होती, वहीं रहो। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों पर देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।